नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी ख़बरें। कोरोना वबा के बीच सफ़र हज को लेकर सऊदी अरब हुकूमत ने बड़ा ऐलान किया है। सऊदी अरब के इस फैसले से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में उन लोगों को मायूसी हाथ लगी है जो इस बार हज करने की उम्मीद लगाए बैठे थे। सऊदी अरब ने कहा कि कोरोना वबा के चलते इस साल 60,000 से ज़्यादा लोगों को हज करने की इजाज़त नहीं होगी। ये सभी लोग मकामी होंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी ने हज और उम्रा वजारत का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस साल हज का सफ़र जुलाई के दरमियान में शुरू होगा। इसमें 18 से 65 बरस के लोग हिस्सा ले सकेंगे। आज़मीन हज के लिए टीका लगवाना ज़रूरी है। हुकूमत सऊदी का कहना है कि उसने हाजियों की सेहत और हिफाजत के साथ साथ उनके मुल्क की हिफाजत के बारे में गौर व फिक्र करने के बाद ये फैसला लिया है। वाज़ेह है कि पिछले साल भी सऊदी अरब ने कोरोना वबा को देखते हुए ऐसा ही फैसला लिया था। पिछले साल सऊदी अरब में पहले से रह रहे करीब 1000 लोगों को ही हज के लिए चुना गया था। इसमें 160 मुल्कों के आज़मीन को हज करने की इजाज़त दी गई थी। आम हालात में हर साल करीब 20 लाख मुसलमान हज का फरीज़ा अदा करते हैं। बीते दिनों हज और उम्रा वजारत ने गाइडलाइंस जारी की थी। इसके मुताबिक अब सिर्फ वही लोग मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में दाखिल हो सकेंगे जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली है। अब बात पेट्रोल के दामों की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का बुरा हाल कर दिया है। आज इस महीने में 7वीं बार उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के साथ डीजल भी 100 रुपये फी लीटर के पार निकल गया। राजस्थान के गंगानगर में डीजल 100 रुपये 5 पैसे फी लीटर पर बिक रहा है। हिंदुस्तान में डीजल की सबसे ज़्यादा कंजम्पशन ट्रांसपोर्ट और एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। दाम बढ़ने पर ये दोनों सेक्टर सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। डीजल के महंगे होने से महंगाई बढ़ रही है और इससे आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है। हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पेट्रोल 28 पैसे महंगा होकर 99 रुपये 90 पैसे यानी 100 रुपये से सिर्फ 10 पैसे कम, और डीजल 25 पैसे महंगा होकर 94 रुपये 82 पैसे फी लीटर पर पहुँच गया। इस महीने अब तक पेट्रोल 1 रुपया 70 पैसे और डीजल 1 रुपया 74 पैसे महंगा हुआ है। डीजल के दाम बढ़ने से खेती से लेकर उसे मंडी तक लाना महंगा हो गया। इससे आम आदमी और किसान दोनों का बजट बिगड़ सकता है। इससे महंगाई भी तेजी से बढ़ी है। इसी का नतीजा है कि अप्रैल में होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI 10.9% रहा था, जबकि मार्च में ये 7.39% था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के मुताबिक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सभी अशिया की होलसेल कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। हिंदुस्तान की 6 रियासतों में पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर पर पहुंच गया। वहीं तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, उड़ीसा और लद्दाख में भी कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपये फी लीटर के पार निकल गया। फिलहाल अमरीकी मईशत लगभग खुल चुकी है। इसके साथ ही यूरोपीय मुल्कों में भी जिंदगी मामूल पर लौट रही है। इससे पेट्रोलियम अशिया की मांग बढ़ रही है। यही वजह है कि इन दिनों कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही है। अमरीकी बाजार में ब्रेंट क्रूड 72.59 डॉलर फी बैरल पर पहुंच गया। अगले हफ्ते ईरान पर लगे तहदीदात यानी सैंक्शंस को लेकर मीटिंग्स हैं। ऐसे में अगर ईरान पर लगे सैंक्शंस हटते हैं तो कच्चा तेल 60 से 65 डॉलर फी बैरल तक आ सकता है। वहीं अगर ईरान से सैंक्शंस नहीं हटते हैं तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की मांग बढ़ने से ये 75 डॉलर फी बैरल तक जा सकता है। अगर कच्चा तेल 75 डॉलर तक पहुंचता है तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल 2 रुपये तक और महंगे हो सकते हैं। ऐसे में ईरान पर लगे सैंक्शंस के हटने से ही आम आदमी को राहत मिलने की उम्मीद है। मई के महीने की बात करें तो इसमें पेट्रोल डीजल की कीमत में 16 बार इजाफा हुआ। इस दौरान पेट्रोल 4 रुपये 11 पैसे और डीजल 4 रुपये 69 पैसे महंगा हुआ। इस साल की बात करें तो 1 जनवरी को पेट्रोल 83 रुपये 97 पैसे और डीजल 74 रुपये 12 पैसे पर था, जो अब 96 रुपये 12 पैसे और 86 रुपये 98 पैसे फी लीटर पर पहुंच गया। यानी 5 महीने से भी कम वक्त में पेट्रोल 12 रुपये 15 पैसे और डीजल 12 रुपये 86 पैसे महंगा हुआ। हमारे मुल्क में पेट्रोल डीजल महंगा नहीं है, लेकिन हुकूमत के टैक्स लगाने के बाद ये बहुत महंगा हो जाता है। हमारे मुल्क में पेट्रोल डीजल का बेस प्राइस तो अभी 33 रुपये के करीब है।
लेकिन मरकजी और रियासती हुकूमतें इस पर टैक्स लगाकर इसे 100 रुपये पर पहुंचा देती हैं। इस पर मरकजी हुकूमत 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी वसूल कर रही है। इसके बाद रियासती हुकूमतें इस पर अपने हिसाब से वैट और सेस वसूलती है, जिसके बाद इनके दाम बेस प्राइस से 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। हिंदुस्तान में पेट्रोल पर 54 और डीजल पर 44 रुपये से भी ज्यादा का टैक्स वसूल किया जाता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की 44वीं मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि ब्लैक फंगस की दवाओं पर टैक्स को खत्म करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोरोना से जुड़ी दवाओं और एम्बुलेंस समेत दीगर इक्विपमेंट्स पर भी टैक्स की शरहों में कटौती की गई है। मीटिंग में कोविड की वैक्सीन पर 5% जीएसटी को जारी रखने का फैसला किया गया। जीएसटी की शरहों में यह कटौती सितंबर तक लागू रहेगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एम्बुलेंस पर टैक्स के रेट्स में भारी कटौती की गई है। निर्मला सीतारामन ने बताया कि काउंसिल ने एम्बुलेंस पर जीएसटी की शरह को घटाकर 12% करने का फैसला किया है। अभी तक एम्बुलेंस पर 28% की रेट से जीएसटी वसूल किया जा रहा था। ब्लैक फंगस के इलाज में टोसिलीजुमैब और एम्पोथ्रोसिन बी का इस्तेमाल होता है। इन पर 5% जीएसटी लगता है। काउंसिल ने इन दवाओं पर जीएसटी न लेने का फैसला किया। इसके अलावा रेमडेसिविर, वेंटिलेटर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स, थर्मामीटर, कोविड टेस्टिंग किट्स, पल्स ऑक्सीमीटर पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% किया गया। हैंड सैनिटाइजर पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया गया है। जीएसटी काउंसिल ने 28 मई को हुए इजलास में कोविड और ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और सामान पर टैक्स के रेट्स पर गौर करने के लिए 8 रुकनी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स तश्कील दिया था। निर्मला सीतारामन ने बताया कि जीओएम की सिफारिशों को मंजूर करते हुए रेट्स में कटौती का फैसला किया गया है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कोविड से जुड़ी दीगर कई चीजों में टैक्स में कोई कटौती नहीं की गई है। आरटीपीसीआर मशीन, आरएनए मशीन और जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन पर टैक्स की शरहों में कोई कटौती नहीं हुई। इन पर 18% के रेट से टैक्स लगता है। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग किट्स पर लगने वाला 12% टैक्स को भी बरकरार रखा गया है। कोविड टेस्टिंग किट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल पर भी टैक्स की शरहों में कोई कटौती नहीं की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निर्मला सीतारामन ने कहा कि मरकजी हुकूमत 75% वैक्सीन खरीद रही है और उस पर जीएसटी भी भर रही है। लोगों को सरकारी अस्पतालों में ये 70% वैक्सीन फ्री में मुहैया करवाई जा रही है। ऐसे में वैक्सीन पर जीएसटी का आम जनता पर कोई असर नहीं होगा। Because of the extended discussion which happens, but I'm grateful that all of you all are here today. This particular GST Council's meeting is a single agenda meeting, in the sense that in the last GST Council, on a particular issue, a GOM was constituted, and that GOM was given a time that they would come with a report of their recommendations within 10 days, which was the 10th day was 8th June. However, the council मरकजी काबीना में इसी महीने रद्दोबदल की अटकलें हैं। खबर है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ मीटिंग की। इसके बाद इन अटकलों को तकवीयत मिली। जराये के मुताबिक वजीर आजम पिछले कुछ दिनों से अलग अलग ग्रुप्स में अपने वज़रा के साथ भी इजलास कर चुके हैं। इनमें वो सभी वज़रा से उनकी वजारत की जानिब से पिछले 2 साल में किए गए कामकाज की जानकारी ले रहे हैं। इजलास में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष भी शामिल हुए थे। इनमें कई वज़रा ने अपने काम का प्रेजेंटेशन भी दिया। एक और फैक्ट ये भी है कि दोबारा वज़ीर आज़म बनने के बाद मोदी ने उनकी काबीना में कोई बदलाव नहीं किया है। बीते 1 साल से कोरोना की वजह से मरकजी काबीना में एक्सपेंशन की कोई हालात बने नहीं थे, लेकिन अब टीम में फेरबदल की तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल पीएम मोदी की टीम में उनके अलावा 21 कैबिनेट और 9 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, जबकि माफ़ कीजिएगा 9 इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स हैं, जबकि 29 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। ज़राए के मुताबिक काबीना के फेरबदल और
तौसी में आसाम के साबिक वजीर आला सर्बानंद सोनोवाल, बिहार के साबिक नायब वजीर आला सुशील मोदी, एमपी ज्योतिरादित्य सिंधिया, बैजंत पांडे के नामों की बहस हो रही है। इस बार के एक्सपेंशन में जेडीयू को भी शामिल करने के हालात बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दहशतगर्दों ने हफ्ते के रोज पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया। सोपोर में दहशतगर्दों ने टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं और 2 शहरियों की भी मौत हुई है। इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर आईजी विजय कुमार ने बताया कि हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्दों का हाथ है। हमले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले मार्च में लश्कर-ए-तैयबा के दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग की थी। यह हमला श्रीनगर के बाहरी इलाके लवेपोरा में किया गया था। हमले में 2 जवान शहीद हो गए थे। हमले में 3 जवान जख्मी भी हुए थे। इसमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ा था। इस हमले से 11 दिन पहले 14 मार्च को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को मार गिराया था। चीन के सूबे गुएजो में केमिकल रसाव होने से कम 8 अफराद की मौत हो गई है और 3 दीगर बीमार हो गए हैं। मकामी मीडिया ने हफ्ते को इतला दी। मकामी महकमे पब्लिक सेफ्टी को ये इतला मौसूल हुई थी कि हफ्ते की दरमियानी शब के बाद तकरीबन 12 बजे सूबे गुएजो के दारुल हुकूमत जुनूबी गोयांग के कोयांग इख्तिसादी और तकनीकी तरक्की के जोन में एक गाड़ी से मिथाइल फॉर्मेट को उतारते वक्त कई अफराद बेहोश हो गए थे। इब्तदाई जांच के मुताबिक केमिकल प्लांट में सूबे हुबाई के लाइसेंस प्लेट वाली गाड़ी से मिथाइल फॉर्मेट को उतारे जाते वक्त केमिकल का रिसाव हुआ। तमाम बीमार अफराद को अस्पताल में दाखिल कराया गया। उनमें से 8 की मौत हो गई और 3 अभी तक बीमार हैं। माहिरीन पहले ही जाए वक़ूफ़ पर माहौल और हवा के मियार की जांच कर चुके हैं, जो अब मामूल पर है। वाक़े की जांच की जा रही है। मरकजी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक को तकरीबन 200 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और अब वो तहरीक में मज़ीद शिद्दत लाने के इरादे से 26 जून को मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के राजभवनों पर धरना देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के एक लीडर ने कहा है कि किसान 26 जून को बड़े पैमाने पर मुजाहरा करेंगे और सियाह परचम लहराएंगे। सदर रामनाथ कोविंद को एक मकतूब भी इरसाल किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के लीडर धर्मेंद्र मलिक ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए बताया कि 26 जून को खेती बचाओ जमहूरियत बचाओ के तौर पर मनाया जाएगा। इसके साथ ही रियासत में राजभवन पर सियाह परचम लहराकर हर गवर्नर के जरिए सदर को मकतूब इरसाल किया जाएगा। किसान कायद ने कहा कि 26 जून को मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था, जबकि आज मुल्क में गैर एलानिया इमरजेंसी नाफिज है। दरिए असना किसानों ने सरहद पर खवातीन की हिफाजत पर भी तशवीश का इजहार किया। किसानों के मुताबिक एहतजाज के मकाम पर खवातीन की हिफाजत के हवाले से एक कमेटी तश्कील दी जा रही है। पंजाब में उठे अदम इत्मीनान पर फौरी एक्शन लेने के बाद कांग्रेस हाईकमान पर अब राजस्थान में भी उसी तर्ज पर सचिन पायलट ग्रुप की नाराजगी दूर करने का दबाव बनाया जा रहा है। राजस्थान के हालात को लेकर जयपुर से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। कल शाम सचिन पायलट दिल्ली पहुंच चुके हैं। पायलट दिल्ली में आगे की स्ट्रैटेजी पर बातचीत कर रहे हैं। आजकल में सचिन पायलट कांग्रेस के अहम कायदीन से मुलाकात कर सकते हैं। उधर वजीर आला अशोक गहलोत का खैमा भी लगातार पायलट ग्रुप पर निगाह रखे हुए है। दिल्ली एक बार फिर राजस्थान के सियासी तनाज़े का मरकज बन चुका है। सचिन पायलट से कांग्रेस के इंचार्ज अजय माकन भी राब्ते में हैं। सचिन पायलट अब अपने 10 महीने पुराने मुद्दों पर फौरी एक्शन की मांग कर रहे हैं, जिनमें उनके जो हामी एमएलएज हैं उनको वजीर बनाने और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में हिस्सेदारी के अलावा हुकूमत में काम करने में अहमियत समेत कई अहम मुद्दे शामिल हैं। पायलट ग्रुप की शिकायत है कि गहलोत राज में उनके साथ अपोजिशन जैसा बर्ताव हो रहा है। सचिन पायलट खेमे की ताज़ा नाराज़गी के बीच एक बार फिर दिल्ली में काफ़ी बहस व मुबाहिस हो रही हैं। सचिन पायलट अपने
जो हामी कांग्रेस कायदीन हैं उनका साथ जुटाने में लगे हुए हैं। क्लब हाउस चैट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कांग्रेस कायद और राज्यसभा एमपी दिग्विजय सिंह ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर बात की है। उनके इस मुबैना ऑडियो में वो बोल रहे हैं कि यहां से जब आर्टिकल 370 हटाई गई तब जमहूरियत के तमाम इक़दार पर अमल नहीं किया गया। इस दौरान ना ही इंसानियत का तकाजा रखा गया और इसमें कश्मीरियत भी नहीं थी। सभी को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। अगर कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आती है तो हम इस फैसले पर फिर से गौर करेंगे और सेक्शन 370 लागू करेंगे। दरअसल दिग्विजय सिंह मुल्क के और बैरून मुल्क के कुछ रिपोर्टर से वर्चुअल बात कर रहे थे। इस दौरान शाहजेब जिलानी सेक्शन 370 से जुड़ा एक सवाल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी से उन्होंने पूछा। दावा किया जा रहा है कि जिलानी एक पाकिस्तानी रिपोर्टर है। जिलानी ने पूछा था कि जब मौजूदा हुकूमत जाती है और हिंदुस्तान को वज़ीर आज़म मोदी के बाद दूसरा वज़ीर आज़म मिल जाता है तो कश्मीर पर आगे का रास्ता क्या होगा। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of uh, J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. Thank you, Shazib. Next speaker is, Nyani. पंजाब में 2022 के असेंबली इंतखाबात से कबल शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी ने इत्तेहाद कर लिया है। मरकज के मुतनाज़िया ज़राई बिल के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए अकाली दल ने गुज़िश्ता साल बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। अकाली दल के सरबराह सुखबीर सिंह बादल ने हफ्ते के रोज़ इत्तेहाद का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। सुखबीर सिंह बादल की ज़ेर क़यादत पार्टी इस इत्तेहाद के जरिए गुज़िश्ता साल सितंबर में बीजेपी से अलहदगी अख्तियार करने के बाद कई सीटों के खिला को पुर करना चाहती है। रियासत में आइंदा होने वाले असेंबली इंतखाबात में बीएसपी 20 और अकाली दल 97 सीटों पर मुकाबला करेगी। अकाली दल और बीएसपी 1996 में होने वाले लोकसभा इंतखाबात के 27 साल बाद एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। ख्याल रहे कि 1996 के लोकसभा इंतखाबात में दोनों जमातों के इत्तेहाद ने पंजाब की 13 में से 11 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। मायावती की ज़ेर क़यादत बीएसपी ने 3 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी, जबकि अकाली दल ने 10 में से 8 सीटें जीत ली थी। हाल ही में इत्तेहाद के सवाल पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि उनकी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली आम आदमी पार्टी के अलावा किसी के साथ भी इत्तेहाद के लिए तैयार है। 58 साल अकाली दल के रहनुमा ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि हम उन पार्टियों के साथ इत्तेहाद नहीं कर सकते, बीजेपी के साथ इत्तेहाद का कोई इरादा नहीं है। रियासत में 31% दलित वोटों पर बीएसपी की अच्छी गिरफ्त है। माफ कीजिएगा, इन अलग अलग खित्तों में दलित वोट फैसला कुन सूरत हाल में है। पंजाब में दलित आबादी तकरीबन 40% है। अकाली दल ने गुज़िश्ता साल सितंबर में एनडीए के साथ 3 ज़राअत से मुताल्लिक बिलों की मुखालिफत में रिश्ते ख़त्म कर लिए थे। जैसे ही बिलों को लोकसभा में पेश किया गया, वज़ीर आज़म मोदी की काबीना में वाहिद अकाली की वज़ीर हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया था। हेलो बहन जी, बहुत बहुत मुबारक आपको जी। आज जी बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई है कि मैं बयान नहीं कर सकता। सब सेरेमनी होगी, बहुत खुशी हुई जी। आप जल्दी आपको दावत देंगे कि पंजाब में आए।
ठीक है जी, ठीक। हाँ, आगे से आप इलेक्शन भी पंजाब से लड़ा करें। आपका स्वास्थ्य पूछ रही है, आपका स्वास्थ्य, आपका सेहत ठीक है जी? आपकी सेहत पूछ रही मेरी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ठीक। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 4,11,614 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 11,422 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। क्रिटिकल केसों की बात करें तो कोरोना के सबसे ज्यादा 8,944 शदीद तौर पर मुतासिर मरीजों का इलाज हिंदुस्तान में चल रहा है। इसके बाद ब्राजील में 8,318, अर्जेंटीना, कोलंबिया और अमेरिका का नंबर आता है। बीते दिन सबसे ज्यादा केसेस ब्राजील में आए। यहां 86,061 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 2,215 लोगों की मौत हुई है। दुनिया में अब तक 17 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 38 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ब्रिटेन में हो रहे G7 समिट के दौरान फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने जरूरतमंद मुल्कों की मदद पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने G7 के जो अराकीन मुल्क हैं उनके लगाए गए एक्सपोर्ट बैन पर भी सवाल उठाए। G7 के कई अराकीन मुल्क ने कुछ एक्सपोर्ट्स बैन लगाए हैं, जिससे दूसरे मुल्कों में प्रोडक्शन काफ़ी मुतासिर हुआ है और कई लो इनकम वाले मुल्कों में प्रोडक्शन बंद हो गया। उन्होंने कहा कि एक मिसाल उन्होंने हिंदुस्तान की दी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाकर गरीब मुल्कों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ाई जा सकती है। अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन में लगने वाले कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। हिंदुस्तान ने इसे हटाने की अपील की थी। इस पर अमेरिकी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि हम हिंदुस्तान की रिक्वेस्ट को पूरा करने से पहले अपने शहरियों को अहमियत देंगे। कोरोना की दूसरी लहर नरम पड़ गई है। हम अगर हिंदुस्तान की बात करें तो रोजाना आ रहे मामले लगातार 6वें दिन 1 लाख से नीचे रहे। इससे हफ्ते के रोज पिछले 7 दिन के औसत केसेस का आंकड़ा भी 1 लाख से नीचे आ गया है। ऐसा 66 दिन बाद हुआ है। 11 फरवरी को दूसरी लहर शुरू होने के 55 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को यह आंकड़ा 1 लाख के पार हो गया था। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर कम लंबी खींची। पहली लहर में 10 जून को 7 दिन के औसत केस 10,000 के पार पहुंचे थे। 49 दिन बाद 30 जुलाई को यह आंकड़ा 50,000 के पार हो गया था। 17 सितंबर को पहली लहर पीक पर पहुंची। 27 अक्टूबर को यानी करीब 89 डेज के बाद दोबारा 50,000 से नीचे केसेस आए। मुल्क में जुमे के रोज 84,573 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,996 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। राहत की बात यह रही कि पिछले 24 घंटों में 1,22,592 लोगों ने कोरोना को मात दी। नए मुतासरीन का आंकड़ा पिछले 71 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 1 अप्रैल को 81,398 कोरोना मुतासरीन की पहचान हुई थी। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे लोगों की तादाद में 42,085 की कमी रिकॉर्ड की गई। फिलहाल मुल्क में 10,76,268 मुतासरीन का इलाज चल रहा है। यह आंकड़ा 63 दिन के बाद 11 लाख से नीचे आया है। इससे पहले 9 अप्रैल को मुल्क में 10,41,051 एक्टिव केसेस थे। कोरोना की दूसरी लहर ने मुल्क में काफी कहर मचाया। इस लहर में जितने लोगों ने जान गंवाई उनमें 719 डॉक्टर्स भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा 111 डॉक्टर्स बिहार के थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने वबा की दूसरी लहर में इन्फेक्शन से जान गंवाने वाले डॉक्टर्स की लिस्ट जारी की है। दूसरी लहर में गुजरात में 37 डॉक्टर्स की इन्फेक्शन की वजह से मौत हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में 79, राजस्थान में 43 और मध्य प्रदेश में 16 डॉक्टर्स कोरोना से रिकवर नहीं हो पाए और उनकी मौत हो गई। दुनिया के कई मुल्कों में वैक्सीन के डोज की मिक्सिंग हो रही है। 1 जून को कनाडा और 4 जून को बहरीन ने भी इसकी इजाजत दे दी है। यूके में तो जनवरी में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। अब अमेरिका भी ट्रायल शुरू कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस कहती हैं कि जिस वैक्सीन का पहला डोज लिया गया है उसी का दूसरा डोज लेना होगा। अगर कॉमन वैक्सीन का दूसरा डोज मुहैया अवेलेबल नहीं है तो इंतजार करना होगा। हालांकि बैरूनी मुल्कों से आ रही खबरों के बीच वैक्सीन डोज की मिक्सिंग पर अब
हिंदुस्तानी ओहदेदार भी गौर कर रहे हैं। गुजरात और उत्तर प्रदेश में वैक्सीन डोज को लेकर गफलत हो चुकी है, यानी जिन्हें कोविशील्ड लगी थी उन्हें कोवैक्सीन के दूसरे डोज लगा दिए गए और जिन्हें कोवैक्सीन लगी थी उन्हें कोविशील्ड का दूसरा डोज लगा दिया गया। दोनों ही रियासतों में कोई संगीन साइड इफेक्ट्स या ऐसे कोई वाकया सामने नहीं आए। वहीं सप्लाई की कमी को देखते हुए कोविशील्ड के दोनों डोज के ग्रुप को 3 बार बदला गया है। इस वक्त तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड के साथ साथ स्पुतनिक वी भी लग रहा है। जुलाई अगस्त से वैक्सीन बढ़ेंगी तो गफलत बढ़ने का डर और रहेगा। सप्लाई अटकने पर दूसरे डोज के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हमने इस मामले को समझने के लिए एक्सपर्ट्स ने जो राय दी है उस पर हमने गौर किया तो ये पता चला कि मरकजी हुकूमत इस सिलसिले में गौर करेगी और उसके बाद ही कोई सरकारी तौर पे फैसला लिया जाएगा। दुनिया में जैसे जैसे लोगों को कोरोना वैक्सीन लग रही है, सभी के मन में सवाल है कि आखिर ये वैक्सीन उन्हें कब तक हिफाजत देगी। क्या ये वैक्सीन नए नए तरह के कोरोना यानी कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स के खिलाफ कारगर होंगी? दुनिया के तमाम साइंटिस्ट इनके जवाब जानने में जुटे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मुस्तकबिल में ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है जो मौजूदा वैक्सीन के असर को काफ़ी कमज़ोर कर दे। ऐसे में साइंटिस्ट 2 डायरेक्शंस में काम कर रहे हैं। पहला, वैक्सीन की पूरी डोज लगाने के करीब 1 साल बाद बूस्टर के रूप में तीसरा डोज देना और दूसरा खास वेरिएंट के लिए खास बूस्टर डोज तैयार करना। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बूस्टर डोज का असर जानने के लिए हाल ही में फुली वैक्सीनेटेड लोगों का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। फाइजर ने भी दोनों ऑप्शंस को जांचने के लिए ट्रायल शुरू किया है। वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके कुछ वॉलंटियर्स को बूस्टर के तौर पर उसी वैक्सीन की तीसरी डोज दी गई। इसी ट्रायल में दूसरे ग्रुप को बीटा वेरिएंट के लिए तैयार खास वैक्सीन की डोज दी गई। ब्रिटेन और साउथ अफ्रीका वैक्सीन के तीसरे डोज के अलावा खास वेरिएंट के लिए खास बूस्टर डोज पर रिसर्च कर रहे हैं। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की तीसरी लहर के इम्कानात को एक हकीकत करार दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की ये लहर बहुत खतरनाक थी। इस बार ज़्यादा लोग बीमार पड़े, लेकिन हम सब लोगों ने मिलकर इसका मुकाबला किया। अब मुल्क भर में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा है। ये कोई ख्याली बात नहीं है बल्कि एक हकीकत है। हमें तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी करनी होगी किया और इस पे काबू पाने में हम लोग सफल रहे। इसमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने, हमारे नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो कई दिन तक अपने घर नहीं गए। उन सब के प्रति दिल्ली की जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। इस चौथी वेव में, ये बहुत भयंकर थी, ये चौथी वेव बहुत भयानक थी। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पहली वेव आई थी उसकी पीक केसेस, डेली केसेस लगभग शुमाली कश्मीर में तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल सुजीत कुमार अपनी आवाम दोस्त सरगर्मियों और अपने बयानों और बातों के दौरान कुरानी आयात का हवाला देने की वजह से अहलियाने वादी में काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोज़ में मौसूफ DIG को जहां नशावर अद्वियात के इस्तेमाल पर कुरानी आयात के हवाले से बात करते हुए सुना जा सकता है, वहीं उन्हें शुमाली कश्मीर के कस्बे सोपुर में खेत में धान की पनेरी लगाते हुए भी देखा जा सकता है। सुजीत कुमार अपने इन्हीं अवाम दोस्त सरगर्मियों के बाद यहाँ के अवामी हलकों में काफ़ी मकबूल हो रहे हैं। करा रहे हैं तो एक प्लान बनाइए और किस डिपार्टमेंट से क्या दरकार है आप उनके सामने रखिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस बारामूला का और नॉर्थ कश्मीर रेंज के अमेरिकी सेनेट ने विफाकी मजिस्ट्रेट जज और पाकिस्तानी तारिकीन वतन के बेटे जाहिद एन कुरैशी की न्यू जर्सी में फेडरल जज के तौर पर तकर्री की तौसीक की है। जाहिद कुरैशी अमेरिका की तारीख में पहले मुस्लिम फेडरल कोर्ट जज मुकर्रर हुए हैं। I don't identify myself in any particular way through this nomination process, but नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।